Did you know that India once elected 3 members of parliament from the same constituency? That may come as a surprise, but that's a fact. Right now, the biggest festival of democracy is going on in our country. I mean, the elections to the lower house of the parliament, Lok Sabha, is happening at this point of time. And I thought, what a better time to talk about the One Nation, One Election scheme which government proposed last year, and a lot of deliberation around it has already happened. There are people in favor of it, there are political parties in favor of it, but there are a lot of political parties and people who are against the One Nation, One Election scheme altogether. So today in this video, we will look at all the aspects, including the first general elections of the country, which were held in 1951-52. We'll look at some of the interesting facts. We'll also look at the One Nation, One Election abroad. We'll also look at in this video about the high-level committee which was formed by the Government of India last year, and the HLC has submitted its report. So what are its recommendations? If we talk about One Nation, One Election, what exactly does it mean? अगर इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है. अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऑल इंडियंस विल वोट in Lok Sabha and Assembly elections to pick the central and state representative at the same time, and if not at the same time, in a single year. So अभी क्या होता है? अभी स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, पंचायत जो होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज जो होते हैं, उनका इलेक्शन अलग होता है. और अगर इन सबको ध्यान से देखें तो इंडिया हर मोमेंट इलेक्शन में ही रहता है और इसके अपने कुछ नुकसान भी हैं. एंड जो अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसका जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन है वो भी बहुत हाई है. एंड पर्टिकुलरली अगर हम कॉस्ट की बात करें तो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं देखूं तो अगर हम 1951-1952 के इलेक्शंस की बात करें तो उस समय जो कॉस्ट था वो 6 पैसे पर इलेक्टोरेट था, जो 2014 के अगर स्टैटिस्टिक्स को मैच किया जाए तो दैट वेंट अप टू ₹46. तो जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट इंप्लीकेशंस है वो बहुत ही हाई है और यही कारण है कि देयर इज अ क्लैमर फॉर वन नेशन वन इलेक्शन. अब वन इलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले उसका जो बैकग्राउंड है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वन नेशन वन इलेक्शंस के जो प्रोपोनेंट हैं वो किस बेसिस पे बात कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है एक साथ अगर कंडक्ट किए जाएंगे तो वो देश के लिए फायदेमंद होगा. तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को समझ लेते हैं. जो वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं. तो जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था दैट वाज कंडक्टेड इन 1951-52 ओवर 68 फेजेस. अभी हम लोग 7 या 10, 11 फेजेस होते हैं तो परेशान हो जाते हैं, बट इमेजिन करो जो पहला इलेक्शन था वो 68 फेजेस में कंडक्ट किया गया था ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 4.5 months स्टार्टिंग अक्टूबर 1951. और ये जो प्रैक्टिस थी दैट कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 3 इलेक्शंस. तो जो 1957 के इलेक्शंस हुए, 1962 के जो इलेक्शंस हुए और 1967 के जो इलेक्शंस हुए थे, वहां पर भी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स थे और जो जनरल इलेक्शंस फॉर द लोकसभा था वो एक साथ ही कंडक्ट किया गया था. तो जो पहले 4 इलेक्शंस थे अप टू 1967 की अगर हम बात करें तो वो एक साथ कंडक्ट किए गए थे. तो बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन एक तरीके से चल ही रहा था फॉर द फर्स्ट ऑलमोस्ट आई वुड से 20 years काइंड ऑफ. लेकिन उसके बाद 1968 और 69 में कुछ स्टेट असेंबलीज प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन हो गया उनका, जिसकी वजह से इलेक्शंस जो साइकिल था वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया.
इवन अगर लोकसभा की बात करें तो 1970 में जो लोकसभा था वो प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो गया था और फ्रेश इलेक्शंस जो है वो 1971 में कंडक्ट किए गए थे। अब ये जो इलेक्शंस जो प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हुआ लोकसभा का या स्टेट असेंबलीज का, उसकी वजह से जो पूरा साइकिल था जिसको वन नेशन वन इलेक्शन बोल सकते हैं उस समय के हिसाब से, तो दैट गॉट डिसरप्टेड एक्चुअली, और उसके बाद से इलेक्शंस अलग अलग होने लगे। अगर हम करेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें 2024 की अगर हम बात करें तो इस समय भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके इलेक्शंस लोकसभा के साथ ही हैं। फॉर एग्जांपल सिक्किम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इनके जो इलेक्शंस हैं वो अभी लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। और अगर हम 2024 की बात करें तो इस साल महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने हैं, हरियाणा में भी इलेक्शन होना है, झारखंड में भी इलेक्शन होना है, और आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में है तो वहां भी 30 सितंबर के पहले इलेक्शंस कंडक्ट करने होंगे। तो अगर हम 2024 की बात करें तो अलोंग विद द लोकसभा 3 स्टेट्स तो ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, जहां पे तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं, बट इसके बाद भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो पूरा साल इलेक्शंस में निकल जाएगा इस तरीके से, और ये हर साल की कहानी है। और इसी वजह से ये जो डिमांड है वन नेशन वन इलेक्शंस का, दैट इज पिकिंग अप एक्चुअली, कि हम पूरे साल इलेक्शन मोड में ही रहते हैं एक्चुअली। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बार चेक कर लेते हैं, जो कॉस्ट इंप्लीकेशंस है वो समझना बहुत ही जरूरी है। जो पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 में अक्रॉस 68 फेजेस, उसका जो कॉस्ट आया था वो 10.5 करोड़ था। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस कॉस्ट को देखें तो बहुत ही मॉडेस्ट था, बट आई थिंक उस समय के हिसाब से ये भी काफी हाई कॉस्ट था, बट इट वाज अराउंड 10.5 करोड़ टू कंडक्ट द कॉस्ट विच वेंट टू कंडक्ट द इलेक्शन साइमल्टेनियसली फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज द लोकसभा। 2014 की अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो जो लोकसभा इलेक्शंस का कॉस्ट था वो 3,870 करोड़ रुपीस था। 3,870 करोड़ रुपीस was the cost for the general elections, the लोकसभा इलेक्शंस in 2014। और अगर हम इन दोनों डेटा को कंपेयर करें, सो दैट इज वेयर वी लुक एट कि फ्रॉम 6 पैसे पर इलेक्टोर द कॉस्ट हैज मूव टू ₹46 पर इलेक्टोर इन 2014। तो जो कॉस्ट इंप्लीकेशन है डेफिनेटली बहुत हाई है। 2019 की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज है उसकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो 2019 का जो इलेक्शंस हुए थे उनका जो टोटल कॉस्ट आया था दैट वाज अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस। एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस एस्टिमेट इट इज एस्टिमेटेड कि इस साल जो 2024 में इलेक्शंस हो रहे हैं जो टोटल कॉस्ट आएगा दैट वुड बी अ स्टैगरिंग ₹1 लाख करोड़। So look at the cost implication of conducting the elections। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके बियॉन्ड। अगर हम बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो जब भी कोई इलेक्शन अनाउंस होता है देयर कम्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली। तो जो आचार संहिता जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, वो लागू हो जाता है। और जब आचार संहिता लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो उस समय कोई भी नई पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, कोई भी नए स्कीम्स या पॉपुलर स्कीम्स को अनाउंस नहीं किया जा सकता है। तो क्या होता है कि अगर हम इलेक्शंस हर महीने देख रहे हैं, हर दूसरे तीसरे महीने पे इलेक्शंस हो रहे हैं, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस की वजह से लागू हो जाते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्कीम्स जो है नए स्कीम्स उनको अनाउंस करने में डिफिकल्टी होती है या उनको एग्जीक्यूट करने में भी डिफिकल्टी होती है। तो जो पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो पब्लिक तक पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट मशीनरी है जो इलेक्शंस के लिए डाइवर्ट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर हम बात करें, या टीचर्स जिनको इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, इनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है, तो उनका जो अपना रेगुलर वर्क है वो डेफिनेटली अफेक्ट होता है, क्योंकि ट्रेनिंग है, इसके अलावा वोटिंग डे पे पूरे दिन प्रेजेंट रहना है, फिर काउंटिंग में भी ड्यूटी लगेगी। तो जो पूरा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो रेगुलर वर्क है वो डेफिनेटली गेट्स अफेक्टेड। और फिर इनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिप्लॉय भी करना होता है। इन पैरामिलिट्री पर्सनल्स को, टीचर्स को दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाना होता है, कई बार दूसरे स्टेट्स में जाने की ड्यूटी लग सकती है। तो ये जो मूवमेंट होता है उसके अपने कॉस्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इसके अलावा ईवीएम्स के कॉस्ट हैं,
वीवीपैट्स के कॉस्ट हैं। तो अगर इंटायर प्रोसेस को हम देखें, इफ यू लुक एट द इलेक्शंस, सो द कॉस्ट टू द एक्सचेकर इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होता है एक इलेक्शन को कंडक्ट करने में। तो एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, एंड दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट रीजंस व्हाई there is what I said is a clamor for one nation one election, ताकि बहुत हद तक कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। इसके अपने क्रिटिसिज्म भी हैं कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे ऑपरेट करता है, तो जो फेडरलिज्म की हम बात कर रहे हैं दैट विल डेफिनेटली गेट अफेक्टेड। फिर जो रीजनल पार्टीज हैं वो उनको इफेक्ट होगा इसकी वजह से। बट इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, और अभी जो हाई लेवल कमेटी की जो रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो कंसल्टेशंस किए थे ओवर द पीरियड ऑफ 6 months और सो, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 81% जो उनके पास रिप्रेजेंटेशन आई है दे आर इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अब वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ पॉलिसी, देयर वुड बी सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स एज वेल। और उसमें अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे पहले तो कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा, उनको अमेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 83 की बात करते हैं विच डिफाइंस द टर्म ऑफ द पार्लियामेंट, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 85 की अगर हम बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 174 डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, एंड आर्टिकल 356 विच इज इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। मिनिमम इतने आर्टिकल्स में तो डेफिनेटली अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर स्कीम ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अगर हम कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं और जो कमिटीज ने स्टडी किया और पहले भी जो रिपोर्ट्स आई थी, तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं फ्रॉम अब्रॉड जहां पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी एक तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम को फॉलो किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो उनका जो नेशनल और प्रोविजनल लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होता है वो एक साथ कंडक्ट किया जाता है at an interval of 5 years, और जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं दे आर हेल्ड एवरी 2 years एक्चुअली, सो दे आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फिक्स्ड काइंड ऑफ। स्वीडन की बात करें तो उनका जो नेशनल लेजिस्लेचर है रिक्सडैग, और जो उनका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है या काउंटी काउंसिल है लैंडस्टिंग, या लोकल म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी फिक्स डेट पे होते हैं। और यहां पर तो देखो फिक्स डेट क्या है, सेकेंड संडे इन सितंबर। तो हर 4 साल के ड्यूरेशन के बाद जो इलेक्शंस होते हैं वो सेकेंड संडे सितंबर में कंडक्ट किया जाता है। तो एक बहुत ही फिक्स डेट है। अगर हम यूके की भी बात कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो वहां पे जो टर्म ऑफ द पार्लियामेंट है दैट इज गवर्न्ड बाय द फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे ऑलरेडी एक तरीके से देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शंस इंप्लीमेंटेड है या फॉलो किया जा रहा है। तो लास्ट ईयर 2 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, हाई लेवल कमेटी बनाया था, जिसके चेयरमैन थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, और इसमें और भी मेंबर्स थे। और इनका जो टास्क था वो इस पूरे प्रोसेस को समझना था कि क्या ये फिजिबल है, और अगर फिजिबल है तो आपके रिकमेंडेशंस बताएं कि मतलब आफ्टर मीटिंग द स्टेक होल्डर्स की स्टडी मीट द स्टेक होल्डर्स एंड कम आउट विथ अ सॉल्यूशन वेदर इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट वन नेशन और वन इलेक्शन। तो जो चेयरमैन थे उस हाई लेवल कमेटी के वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद, और इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स भी थे। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद जो फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन है, NK सिंह फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द 15th फिनेंस कमीशन, डॉक्टर सुभाष कश्यप फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, Harish Salve, who is a famous lawyer, senior advocate, Sanjay Kothari, former chief vigilance commissioner, and Shri Arjun Ram Meghwal, who is the minister of state with independent charge, along with Dr. Nitin Chandra, who served as the secretary of the high level committee. तो जो minister of state हैं Arjun Ram Meghwal, he was a special invitee, and Dr. Nitin Chandra was the secretary of this high level committee, and we had these members and under the chairmanship of former president of India. तो ये कमेटी जो बनी वो सितंबर 2023 में, इन्होंने अपना रिपोर्ट अभी 14 मार्च को सबमिट किया है टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और जो रिपोर्ट है दैट इटसेल्फ इज अबाउट 18,626 पेजेस। ये जो रिपोर्ट है वो इतनी बड़ी है,
और इन्होंने 2 स्टेप अप्रोच जो है वो रिकमेंड किया है टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो क्या है ये अप्रोच? एज अ फर्स्ट स्टेप, जो हाई लेवल कमिटी ने बोला है कि एज अ फर्स्ट स्टेप साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल बी हेल्ड फॉर the House of the People, which is Lok Sabha, and the state legislative assemblies. तो ये फर्स्ट स्टेप है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं फॉर द लोक सभा एंड द स्टेट असेंबलीज। एंड एज अ सेकेंड स्टेप, जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है, वो जो पंचायत वाले जो इलेक्शन है, वो विद इन 100 days ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं, उसके कंडक्ट होने के 100 days के अंदर सेकेंड जो इलेक्शन है वो फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत, वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। सो दैट इज द रिकमेंडेशन। अब इलेक्शंस की बात कर रहे हैं एंड अगर हम फर्स्ट इलेक्शन की बात ना करें तो बात डेफिनेटली अधूरी रह जाएगी। तो लेट्स लुक एट सम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वी वंस इलेक्टेड 3 members of parliament from the same constituency। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी था, कब वो हुआ था, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फर्स्ट इलेक्शंस थे जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे स्टेट असेंबलीज के और लोकसभा के, तो क्या सिस्टम था, क्या प्रोविजंस थे, क्या प्रोसेस था। तो जो फर्स्ट इलेक्शन था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक कंडक्ट किए गए थे। बहुत लंबा चला था, इनफैक्ट 68 फेजेस में पूरा इलेक्शन कंप्लीट किया गया था। और क्लाइमेटिक कंडीशंस डेफिनेटली, ठंड का टाइम था, बहुत ही हार्श थे, लॉजिस्टिक्स इश्यूज थे एक्चुअली, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो इलेक्शंस थे वो 68 फेजेस में कंडक्ट किए गए थे। और जो फर्स्ट वोटिंग हुई थी, जो फर्स्ट इलेक्शन था 1951-52 का, जो फर्स्ट वोटिंग हुई थी वो चिन्नी डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर हुई थी। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश एज अ स्टेट वाज द फर्स्ट टू वोट इन 1951। मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस हैपेंड इन द 1952 एक्चुअली, अर्ली 1952। और फर्स्ट इलेक्शन में 489 मेंबर्स were elected to the Lok Sabha, to the lower house of the parliament from 401 constituency, और maximum state legislatures के इलेक्शन भी simultaneously held किए गए थे। 1949 में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। इलेक्शन कमीशन was constituted in 1949 and in March 1950 सुकुमार सेन was appointed as the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंसेप्ट था, अनलाइक टुडे जहां पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो अगर हम रिसेंट की बात करें तो अभी राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनके साथ ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू जो हैं वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। बट अर्लियर इट वाज ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के वो सुकुमार सेन थे। एंड आई थिंक द क्रेडिट मस्ट गो टू हिम to conduct elections of such a large scale without having any earlier experience or any precedence। Actually first elections conduct हुए थे country में after independence। तो 1950 में इनका अपॉइंटमेंट होता है और नेक्स्ट 1 महीने के बाद पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 को पास करती है, जिसमें कैसे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे वो डिफाइन किया जाता है। 314 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जहां से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया गया था यूजिंग द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम था उसको यूज किया गया था और 314 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ 401 थे ऐसे जहां से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जिसमें सबसे 17 यूपी में थी जहां से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया गया था, 1 फ्रॉम जनरल कैटेगरी and 1 from either scheduled castes or scheduled tribe। So this was done to give representation to every walk of life actually। But there was one constituency which is North Bengal constituency from West Bengal जहां से 3 member of parliament को elect किया गया था in the first election। So that is all about one nation one election। बहुत ही important event है। I think every student should know about it from exam perspective as well and even otherwise। और अभी elections हो रहे हैं तो definitely इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। Stay tuned, do subscribe to the channel and we'll continue to bring such informative videos and every Wednesday and on every Friday we'll have strategy sessions like we did last time। So every Friday at 8 PM we'll be coming live
with an expert about strategies on different examinations. So do stay tuned and subscribe to the channel.